हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के नोट्स हैं। सब्जेक्ट है इसमें लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाषा एवं पाठ्यक्रम। भाषा एवं पाठ्यक्रम जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इससे बन रहा है, भाषा कहते किसको है, भाषा का मतलब मीनिंग क्या होती है, और भाषा की प्रकृति, भाषा की विशेषताएं और जो भाषा का महत्व है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में आज हम 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे: भाषा का अर्थ, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, और भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो इन 3 टॉपिक को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो अच्छे से आप सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा का अर्थ। भाषा होती क्या है वो हम समझेंगे। देखिए, भाषा भाव, अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। भाव मतलब जो हम सोचते हैं, किसी को हमें कहना है, बताना है, जो भी हम सोचते हैं, विचार हैं जो भी हमारे, तो मतलब भावों की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब होता है किसी के सामने रखना किसी चीज़ को, अपने भावों की अभिव्यक्ति करना, मतलब अपनी जो मन की बात है वो किसी के समक्ष हमें रखनी है, तो उसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति करना। तो भाषा भाव, अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय, अपने विचारों का हम विनिमय कर सकते हैं। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। अपने भावों का, अपने विचारों का हमें क्या करना है, आदान प्रदान। मतलब हम जो सोच रहे हैं वो सामने वाले को पता नहीं होता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विचार विनिमय करेंगे, अर्थात विचारों का आदान प्रदान करेंगे। और वो आदान प्रदान किसके माध्यम से होगा, भाषा के माध्यम से होगा। तो विचार विनिमय का क्या होता है, सांकेतिक साधन है। कौन है, भाषा है। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, सभी जो है प्राणी जो हैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। जैसे कुत्ता ले लीजिए आप, तो कुत्ता भौं भौं करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, बिल्ली म्याऊं करके करती है। तो इस तरीके से चाहे जानवर हो या इंसान हो, अपने जो विचारों की अभिव्यक्ति है जो सभी करते हैं। आगे देखिए, जिसका माध्यम शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में सामने आता है। माध्यम कौन से हैं, 2 हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब देखिए, कई बार जो है बात हम किसी को बोल के बताते हैं और कई बार हम इशारों में भी बताते हैं, तो उसको हम कहेंगे अशाब्दिक, इशारों वाली भाषा को। और अगर हम किसी को बोल के बता रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली शाब्दिक हो जाएगी। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो संसार के विभिन्न प्राणियों द्वारा भाव अभिव्यक्ति के इन साधनों, अंग प्रत्यंगों के संचालन, हाव भाव से भी हम किसी को कुछ समझाते हैं, हाथ के इशारे से समझाते हैं, इस तरीके से जो है अंग प्रत्यंगों के संचालन, भाव मुद्राओं, हम जो है हमें जिस भी तरीके की बात कहनी होती है, खुशी की कहनी होती है तो हम मुस्कुराते हैं, दुख की कहनी होती है तो हमारे चेहरे पर दुख जो है दिखता है। तो इस तरीके से भाव भी जो है चेंज होते रहते हैं। और ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। तो ये तो हमारा था मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अर्थ, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं भाषा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें 2 परिभाषाएं हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और कभी भी आपसे भाषा का जो प्रश्न पूछा जाता है तो आप डेफिनेशन ज़रूर लिखिए, और जो है नाम ज़रूर लिखिए कि आप किसके अनुसार बता रहे हैं परिभाषा, तो आपके इससे अच्छे नंबर आएंगे। पतंजलि के अनुसार सबसे पहले, भाषा वह व्यापार है जिससे वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा, मतलब किसी भी चीज़ का हमें वर्णन करना है या अपने विचार बताने हैं, तो शब्दों द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी, पतंजलि ने दी। नेक्स्ट है स्वीट के अनुसार, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, हम बोलते हैं तो क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, मुंह से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा जो विचारों की हम अभिव्यक्ति करते हैं अपने, उसी को इन्होंने क्या कहा है, भाषा माना है, लैंग्वेज माना है। काफ़ी इजी लैंग्वेज में दोनों की परिभाषाएं हैं, इसलिए मैंने इन्हीं की आपको बताई है। तो आप अच्छे से लिख के आइए, क्योंकि डेफिनेशन अगर आप सही लिखते हैं तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं। क्योंकि पूरी कॉपी पढ़ने का टाइम एग्जामिनर के पास नहीं होता, तो उनका पॉइंट्स पे, डेफिनेशन पे, इन पे जो हेडिंग्स पे ज़्यादा ध्यान जो है जाता है, तो आप इन पे ज़्यादा ध्यान दें। अब हम देखते हैं भाषा की प्रकृति।
नेचर देखेंगे लैंग्वेज का। तो चलिए पहला पॉइंट है भाषा जो है पैतृक संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति है। पिता की भाषा पुत्र को पैतृक संपत्ति की भांति ही क्या होती है, प्राप्त होती है। सेकंड है भाषा अर्जित संपत्ति है। मनुष्य अपने चारों ओर के समाज या वातावरण से क्या सीखता है, भाषा को सीखता है। जैसा भी उसके आसपास में चारों तरफ उसके वातावरण जैसा भी होगा, अगर आप उस बच्चे के सामने, कोई शिशु है फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने अगर आप हिंदी बोलेंगे तो आप वो हिंदी ही जो है सीखेगा। उसके सामने कोई इंग्लिश बोलेगा, वातावरण ऐसा होगा कि वो आप सब इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश ही सीखेगा। तो वो क्या कर रहा है, अर्जित कर रहा है, भाषा सीख रहा है। इसलिए कहा जा रहा है भाषा जो है अर्जित संपत्ति है। तो मनुष्य अपने चारों ओर के समाज या वातावरण से क्या सीखता है, लैंग्वेज को सीखता है। भारतवर्ष में उत्पन्न शिशु इंग्लैंड में रहकर, देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कोई शिशु है जिसका जन्म तो कहाँ हुआ है, भारत में, और भारत में उत्पन्न शिशु इंग्लैंड में वो गया, इंग्लैंड में रहकर इसलिए अंग्रेजी बोलने लगता है क्योंकि उसके चारों ओर का वातावरण अंग्रेजी का बना रहता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको अभी भी बताई कि बच्चे के सामने आप जो भी लैंग्वेज बोलोगे वो ज़्यादा सीखेगा, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। अतः स्पष्ट है कि भाषा आसपास के लोगों से क्या की जाती है, सीखी जाती है, अर्थात अर्जित की जाती है। इसलिए भाषा को क्या कहा गया है, लैंग्वेज को अर्जित संपत्ति की, बच्चा उसका अनुकरण करता है, अर्जन करता है। ठीक है। थर्ड है भाषा परंपरा है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, तो भाषा क्या है, एक परंपरागत वस्तु है, परंपरा से चली आ रही है, सबकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। व्यक्ति उसका अर्जन परंपरा और समाज से करता है, समाज में रह के भाषा सीखता है व्यक्ति। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन तो कर सकता है, भाषा में चेंजेस हो सकता है, बदलाव हो सकते हैं, परंतु जो है भाषा को वो उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः समाज जो है और परंपरा जो है वही भाषा के कौन हुए, जनक और जननी हुए, क्योंकि बच्चा समाज में रहकर ही जो है भाषा का अर्जन करता है, भाषा सीखता है, इसलिए उसके जो जनक जननी है वो समाज और परंपरा ही है। ठीक है। फोर्थ है भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। अनुकरण करना का मतलब होता है किसी को फॉलो करना। तो भाषा को हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं। शिशु के समक्ष माँ जो कुछ कहती है वह सुनता है। एक छोटा बच्चा होता है, उसके सामने आप कुछ भी बोलिए वो आपकी बात को बड़ी ध्यान से सुनेगा। ये चाहे आप करके देखिएगा कुछ कोई किसी भी बच्चे पे, जब आप कुछ उसको बोलेंगे तो वो आपकी जो बातें हैं उनको बड़े ध्यान से सुनता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनता है तो क्या होता है, वो उसी को जो है धीरे धीरे उसे स्वयं सीखने का प्रयास भी करता है। तो वो फॉलो कर रहा है जो भी उसके सामने बोल रहा है, चाहे वो उसकी माँ हो चाहे कोई भी हो, तो उसको वो बच्चा क्या करता है, फॉलो करता है, अनुकरण करता है। फिफ्थ है भाषा चिर परिवर्तनशील है, अर्थात इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तनशील का मतलब भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मूलतः भाषा केवल किसको कहना चाहिए, मौखिक भाषा को कहना चाहिए, क्योंकि उसका जो लिखित रूप होता है वो मौखिक पर ही आधारित होता है। भाई हम बोलेंगे तभी तो लिखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता पहले लिखोगे आप फिर बोलोगे। तो ऐसा है कि पहले बोली जाएगी भाषा फिर उसको आप लिखोगे। जैसे बचपन में टीचर सुलेख लिखवाते थे, वो बोलते थे आप लिखते थे। तो पहले किसका महत्व है, मौखिक भाषा का महत्व है, और उसी पे बेस है लिखित भाषा। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि लिखित रूप मौखिक पर आधारित है और उसी के पीछे पीछे चलता है, पहले मौखिक फिर लिखित। 6 पॉइंट है प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। किसी भाषा का अपना वास्तविक स्वरूप अपनी सीमा के भीतर ही होता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो स्थान परिवर्तन से भाषा का भी परिवर्तन होता है। आप राजस्थान जाइए वहाँ अलग लैंग्वेज है, आप और कहीं चले जाइए वहाँ अलग लैंग्वेज है, राजस्थान में भी अलग अलग लैंग्वेज है, पूरे राजस्थान में एक ही लैंग्वेज नहीं है। तो सभी जाति के लोग अलग अलग हैं, संप्रदाय अलग अलग हैं, तो भाषाएं भी अलग अलग होंगी। कहाँ कोई भाषा है कहाँ कोई भाषा है, तो अलग अलग तरीके की भाषाएं हैं। जैसे जैसे स्थान परिवर्तन होता जाएगा वैसे वैसे भाषाओं में भी परिवर्तन होता जाएगा। ठीक है, हरियाणा की भाषा अलग है, पंजाब की अलग है, गुजरात की अलग है। तो जो भी सीमा होती है, सीमा के भीतर भी और बाहर भी भाषाओं में चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। किसी भाषा का अपना वास्तविक स्वरूप अपनी सीमा के भीतर ही होता है, उस सीमा से बाहर जाने पर उसके स्वरूप में थोड़ा या अधिक परिवर्तन हो जाता है, या उस सीमा के बाहर अन्य किसी भाषा की सीमा शुरू हो जाती है। 7th है
प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है। भाषा का स्वरूप एक नहीं होता। ये डाटा आप काट दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। भाषा का स्वरूप सभी का जो है एक जैसा नहीं हो सकता। उसमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, इन आधारों पर जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इन किसी भी स्तर पर या एक स्तर पर या एक से अधिक स्तरों पर संरचना या ढांचे में अंतर अवश्य होता है। सभी की भाषा जो है अलग अलग होती है। किसी में शब्द कुछ अलग होते हैं, किसी में कुछ अलग होते हैं, ध्वनि अलग निकलती है। तो सभी जो है भाषा जो है सेम नहीं होती, उसमें जो है संरचना के आधार पर अलग अलग परिवर्तन होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इस वीडियो में हमने देखा भाषा का अर्थ, परिभाषा और भाषा की प्रकृति। नेक्स्ट में हम भाषा की विशेषताएं और महत्व देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।